जैसे कि हम लोगों ने प्रोनाउन के टॉपिक को इनिशिएट करा था प्रैक्टिस सेशन में लेके, मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आगे की जो भी दिक्कतें आएंगी उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में, ही सी एंड आई दे कुक्ड द फूड। सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रोनाउन का सारा पार्ट दिया हुआ है, ही है, सी है, आई है एंड दे है। सर इस टॉपिक का नाम जो है वो इसको हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में ये होता है कि जैसे कि आई का आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इन सबको हम लोग किस तरीके से अरेंज करें और किस तरीके से किसको पहले लिखें किसको बाद में रखें। देखो इसको हम लोग सर एक लैंग्वेज में ये बोला जाता है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में सर हम लोग दो तरीके से बिहेव करते हैं हम लोग दो तरीके से। एक तो सर हम लोग का होता है गुड हैबिट और एक होता है हम लोग का बैड हैबिट। एक सर हम लोग का गुड हैबिट हो गया और एक हम लोग का बैड हैबिट हो गया। गुड हैबिट में हम लोग जो जिस नियम को सजाते हैं वो नियम सर हमारा होता है 231। 231 का मतलब होता है पहले सेकंड पर्सन हो गया, फिर थर्ड पर्सन हो गया, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, पहले सर इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर मैं बैड हैबिट पे आता हूँ। गुड हैबिट का मतलब हो गया कि कोई अच्छा काम करना, किसी की मदद करना, किसी का काम करना, या कोई इंसान अपना ही काम कर रहा है तो वो सर गुड हैबिट में आता है। बैड हैबिट का मतलब होता है कहीं पे चोरी करना, किसी के साथ बिहेव अच्छा नहीं करना, किसी के साथ गलत करना, वो सर हमारा बैड हैबिट में आ जाता है। जब आप गुड हैबिट को लेके चलोगे तो सर इसको हम लोग 231 नियम पे सजाते हैं। पहले सेकंड पर्सन हो गया, फिर थर्ड पर्सन हो गया, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर आपके पास तीनों पर्सन अवेलेबल हैं तब। अब मान लो कि अगर हमारे साथ एक कोई पर्सन नहीं है, मान लो कि सेकंड पर्सन हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कौन कौन सा बचा है? थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और हमारा सीक्वेंस भी ऐसा ही चलेगा। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन नहीं है तो एकदम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही और इसी सीक्वेंस में चलेगा। मान लो कि अगर सेकंड पर्सन नहीं है, हमारे पास दो तो बचा हुआ है, फिर इसका क्या सीक्वेंस बनना चाहिए? तो सर अगर सेकंड पर्सन नहीं है हमारे पास तो थर्ड और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लो कि अगर हमारे पास थर्ड पर्सन नहीं है, फिर से वही चीज़ है, सेकेंड और फर्स्ट का, आई मीन कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन का, फिर हमारे पास क्या बचेगा? सेकंड और फर्स्ट बचेगा। मान लो कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सर हमारे पास क्या बचा? सेकंड और थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन बचा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसको इस नियम पे इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ये सब एकदम बहुत बेसिक्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खींच रहा हूँ। देखो उसी तरीके से आती है अब हम लोग के पास बैड हैबिट। बैड हैबिट में बोला जाता है कि आप इसको 123 नियम पे सजाओगे। मतलब ये कि पहला फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई अच्छा काम करोगे तो पहले सेकंड पर्सन को लो, फिर थर्ड पर्सन को लो, फिर लास्ट में अपना नाम लो। लेकिन जब कोई आप बैड हैबिट या कोई ख़राब काम करोगे तो सबसे पहले आप अपना नाम लो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इन दोनों में सर एक बात बड़ा कॉमन है कि इसमें भी सेकंड और थर्ड और इसमें भी सेकंड और थर्ड दोनों अपने सीक्वेंस में ही आता है। ठीक है, फिर से वही बात है कि मान लो अगर तीनों पर्सन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो सर इसमें भी फिर वही सेम सीक्वेंस चलेगा कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में इसको रखोगे। मान लो कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमारे पास बचा क्या? सेकंड और थर्ड बच गया। अगर मान लो सेकंड पर्सन नहीं है फिर हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट और थर्ड बच गया। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन नहीं है तो हमारे पास क्या बच गया? फर्स्ट और सेकंड बच गया। इस नियम पे आप इसको सजाओगे, इसी ये कहते हैं सर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? ही, सी, आई एंड दे कुक्ड द फूड। खाना बनाना सर कोई बैड हैबिट तो है नहीं, इसको हम लोग गुड हैबिट में ही लेते हैं। जब गुड हैबिट में लोगे तो सर ध्यान से देखो, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन एंड ये थर्ड पर्सन। सर ये सारा सीक्वेंस तो सही जा रहा था, थर्ड और फर्स्ट, लेकिन सर ये लास्ट में आके हमारे काम को खराब कर दिया। तो सर इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले थर्ड पर्सन को रख लो, फिर लास्ट में आके फर्स्ट पर्सन आएगा। इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा, ही, सी, दे एंड आई कुक्ड द फूड। मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो सबसे अंत में आएगा। फिर से वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जॉन, आई एंड हरी। सर ये नाम है तो थर्ड पर्सन ही आएगा और ये फर्स्ट पर्सन है। सेम कंसेप्ट फिर वहीं पे यही करनी है, जॉन हरी को पहले ले लोगे और आई को हम हरी के बाद रख लेंगे। हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। सर एक छोटा सा लॉजिक और समझना है कि जब ये आवर स्टडीज यहाँ पे जो पजेसिव केस प्लस नाउन लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सर इसी के लिए लगा होगा। हम लोग कहते हैं ना कि पोजीशन जब यूज करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। सर इसमें एक लॉजिक होता है, लॉजिक ये होता है कि हमें प्रायोरिटी के हिसाब से चुनना होता है। प्रायोरिटी के हिसाब से ये चुनना होता है कि मान लो कि एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अगर अवेलेबल है, सेकेंड पर्सन है भी या नहीं भी है, ठीक है, तो हम
अपना जो प्रायोरिटी है वो आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है। अगर आपके आपके पार्ट में मान लो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, मान लो कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन अगर अवेलेबल है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है भी, तो सर फिर भी आप प्रायोरिटी दोगे वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन अवेलेबल है एंड थर्ड पर्सन अवेलेबल है, तो सर उसके बाद जो आप प्रायोरिटी जो है वो आप सेकंड पर्सन का दोगे, आई मीन कि फिर आप यहाँ पे योर का फॉर्म लोगे। मान लो कि आपके पास फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है और आपके पास थर्ड पर्सन अवेलेबल है, फिर सर आपके पास ये पार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर तीनों अवेलेबल है तो सर प्रायोरिटी हम लोग फर्स्ट पर्सन को लेके देंगे। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सर हम उसके बाद की प्रायोरिटी सेकंड पर्सन को देंगे, और अगर सेकंड पर्सन भी नहीं है तो सर उसके बाद हमारे पास एकमात्र बचा हुआ है थर्ड पर्सन। और ये जब ग्रुप में आएगा तभी हम लोग इस वाले पार्ट का यूज करेंगे। मान लो कि अगर सिंगल ही आएगा तो ही के लिए तो हम लोग किसी आवर का या देर का या योर का तो फॉर्म यूज नहीं करें, फिर तो इसका खुद का अपना पोजीशन चलेगा। जब ये ग्रुप में आएंगे ना तब ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो ये था आपका एक सीक्वेंस। दोनों क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आओगे, लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। सर सिंपल सा लॉजिक ये समझना, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। सर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, नन, वन, सारे के सारे सर अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और ये सर सिंगुलर होंगे तो इसके साथ भर भी सिंगुलर लगेगा और इसके साथ जो पोजीशन होगा ना वो भी सिंगुलर फॉर्म का ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ईच लिखा, आइदर लिखा, नाइदर लिखा, इसका मतलब होता है सर वन आउट ऑफ गिवन, ठीक है। इसका मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, इसका मतलब होता है कोई नहीं आउट ऑफ टू, ठीक है। ये चीज़ें हमारे समझ में आनी चाहिए। इसके बाद ये बोला जाता है कि जब इसके बाद अगर आप नाउन रखोगे इन तीनों के बाद, क्योंकि सर ईच वन आउट ऑफ गिवन मतलब कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा के लिए बात करी जा रही है। आइदर का मतलब क्या, दो में से एक को लेके, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जब इसके बाद अगर आप नाउन रखोगे तो इसके बाद नाउन हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ईच, आइदर, नाइदर। इसके बाद अगर आप नाउन रखोगे तो वो नाउन हमारा प्लूरल नाउन होगा। अगर आप वर्ब रखोगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और इसके बाद अगर पोजीशन का फॉर्म रखोगे तो सर हमारा फॉर्म हो जाए हिज हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, सर ये ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का। हैज डन हमारा वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट ईच बना, वर्ब सिंगुलर। देयर होमवर्क, सर यही देयर को काट के हमें क्या करना था, ईच करना था, ठीक है। सेम कंसेप्ट नीचे आ जाओ। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कास्ट देयर वोट, सर ऑफ के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गया, देयर वोट ये हमारा पॉजिटिव केस प्लस नाउन है। सर ये देयर जो है इस नन के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए यहाँ पे देयर की जगह पे हिज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ही डिड नॉट लाइक मी स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे। सर ध्यान से देखोगे तो जो चीज़ें आपको पता है ना बस उसको आप छांट के हटा लो, बाकी की चीज़ें खुद ब खुद के लिए हो जाएगी। सर देखो इन प्रेपोजिशन है, द डिटरमाइनर है, इन दोनों का नाउन ये और ये इसका ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रेपोजिशन है, आवर पॉजिटिव केस है, इसका नाउन हमारे टीचर और ये इसका ऑब्जेक्ट। इस पर ये सर एक एडवर्ब का पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग टाइम के फॉर्म में लेते हैं। ही डिड नॉट लाइक मी स्मोकिंग, सर ध्यान से देखो, डिड लाइक हमारा वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा, ई बनेगा, सॉरी ही बनेगा। अब इसके बाद देखोगे तो एक मी लगा हुआ और एक स्मोकिंग लगा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो सर अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, एकदम लॉजिक समझना, तो सर ये वर्ब का चौथा फॉर्म और ये वर्ब का चौथा फॉर्म तो कहीं ना कहीं नाउन जिसको आप जेरेंट के फॉर्म में लेते हो, और ये सर एक प्रोनाउन और ये एक नाउन बिना किसी कंजंक्शन प्रीपोजिशन का कभी भी जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप राम और आई को रखोगे ना तो सर राम और आई ऐसे नहीं लिखोगे, वहाँ पे आप उसके साथ या तो एंड रखोगे, कॉमा रखोगे, कुछ ना कुछ रखोगे, तो सर ये नाउन और ये प्रोनाउन एक साथ कभी नहीं जुड़ेगा। सर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पिछले दिन, शायद आप लोग को याद होगा कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक उसी तरीके से हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि वर्ब के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सर ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पहले से पता था कि अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब एक लॉजिक समझना यहाँ से कि सर डिड लाइक हमारा वर्ब हो गया, इस वर्ब के बाद आने वाला वर्ब का चौथा फॉर्म, तो सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। हमने पोजीशन केस में एक बात पढ़ा था, शायद याद होगा आप लोग को, आई
माई एंड मी। तो सर ये जो पॉजिटिव केस था इसके साथ हमने क्या पढ़ा था कि ये जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक नाउन लेके आएगा। तो सर एक लॉजिक यहाँ से और समझना है कि अगर पॉजिटिव केस अपने साथ नाउन लेके आएगा तो सर इस नाउन के पहले तो हम लोग पॉजिटिव केस ही लगाएंगे ना। अगर पॉजिटिव केस अपने साथ अगर नाउन लेके आता है इसका मतलब क्या होगा कि नाउन के पहले आप जो पार्ट रखोगे वो हमारा कौन सा केस हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर हमारा जो नाउन हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, तो अपने आप में नाउन कंसीडर करा। अब नाउन के पहले अगर आप किसी पार्ट को यूज करोगे तो सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होके यहाँ पे पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक है, ही डिड नॉट लाइक माई स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे। चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक। एक क्वेश्चन और सेम कंसेप्ट का है ये वाली, द फैक्ट ऑफ बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। सर ध्यान से देखना, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, द फैक्ट डिटरमाइनर प्लस नाउन और खाली है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। थोड़ा सा रुक जाओ, डज एक्सक्यूज, सर ये हमारा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब मेन और बीच में ये जो पार्ट है एडवर्ब का बनेगा। हिज कंडक्ट पॉजिटिव केस प्लस नाउन। सर ध्यान से समझना, ये सर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर। सर प्रेपोजिशन के बाद ये आया हुआ है वर्ब का चौथा फॉर्म, तो सर ये तो अपने आप में नाउन होगा ना। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब का चौथा फॉर्म ये अपने आप में नाउन हुआ। नाउन के पहले कौन सा केस यूज करोगे, नॉट ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएंगे। बातें समझ आ गई। अगली चीज़ ये कि हमें थ्योरी क्या मिला हुआ है कि थोड़ा सा इन दोनों में कन्फ्यूजन ये आएगा कि जब हमने इस नाउन को और इस नाउन को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन कंजंक्शन का यूज जब हमें करने की ज़रूरत होती है तो सर इस नाउन को और इस नाउन को जोड़ने की क्या ज़रूरत होती है और इसमें क्या कन्फ्यूजन। सर ध्यान से समझना, हमारे पास थ्योरी होता है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, तो सर प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। सर एक चीज़ और मैंने शायद आप लोग को बता दिया था कि नॉन वर्ब के बाद भी अगर कोई नाउन आएगा ना सर वो भी उसका ऑब्जेक्ट ही होता है। इसका मतलब हो गया कि ऑफ मी बीइंग, तो सर ये माई बीइंग, तो ये तो सर वर्ब का चौथा फॉर्म के साथ साथ नॉन वर्ब भी है और नाउन भी है। तो सर नॉन वर्ब के बगल में अगर कोई नाउन का पार्ट रखोगे तो सर ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे समझना, मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। पसंद करना, कौन पसंद कर रहा है, मैं। क्या पसंद कर रहा हूँ, खेलना। जो हमसे क्या का रिप्लाई लिया वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। ये भी क्या हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना एक बात कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, मेन वर्ब का, लेकिन क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस नॉन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सेंटेंस में नॉन वर्ब के बगल में अगर कोई नाउन रखोगे तो सर वो उसका ऑब्जेक्ट का काम करता है अगर ये उसको क्वालिफाई कर रहा हो तो। और ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका आप लोग को पहले से मैंने बता दिया है कि जो आपसे क्या किसको का रिप्लाई लेगा कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ तक। एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। सर याद है कि डू डिड डज, सर ध्यान देना, डू डिड डज अपने बाद हमेशा V1 का फॉर्म लेता है अगर वर्ब का फॉर्म आया हुआ है तो। अब ये अगर अपने बाद V1 का फॉर्म लेगा तो जरा समझना कि डिड और कम, इसके बाद ये V1 का फॉर्म आया हुआ है, ये अगर V1 का फॉर्म आया तो सर देयर बस, बस अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले कौन सा केस, सर पॉजिटिव केस। जबकि सर देखो ये देयर वो वाली लगी हुई है, तो सर इस देयर की जगह पे हमारा पोजीशन आना चाहिए नाउन के पहले, तो सर यहाँ पे ये वाली पोजीशन आ जाएगी, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप 1 मिनट वेट कीजिए। देखो सर, आपके सामने में ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। देखो सर, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि एक सबसे पहले कि जो बोला ये जाता है इन सब के बाद ये सारे वर्ब आपके सामने में दे दिया जाता है। इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट अगर रख लो तो वो सर हमारा फॉर्म रिफ्लेक्स हो जाएगा। सर ये किस हद तक सही है गलत है ये मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर एक चीज़ छोटा सा चीज़ समझना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा आई हेल्प यू, सर सेंटेंस हमारा 110% सही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन सर इस हेल्प के बाद हमने रिफ्लेक्स का फॉर्म तो नहीं रखा। सर बोला ये जाता है कि जो भी एक्शन यहाँ पे हो रहा होता है उस एक्शन को अगर ये कर रहा होता है अगर उसका असर अगर इसी पे पड़ेगा देन आपका फॉर्म रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे सर अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं।
ये सारे के सारे अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। बोला ये जाता है कि जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करोगे तो सर इसके बगल में इसका अपना ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना सर ये रिफ्लेक्स को जाएगा, और रिफ्लेक्स को कब जाएगा सर जब ये इस काम का असर इसी पे पड़ेगा। और एक छोटा सा चीज़ और कि अगर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मैं अगर नहीं रखता हूँ, आई हेल्प यू के बगल में यू अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तब सर ये मदद किसका करेगा, काम जब हुआ है तो किसी ना किसी का तो करेगा। और जब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर नहीं रखोगे ना ये वाला पार्ट, तब सर यहाँ पे आप माई सेल्फ कर दो, क्योंकि सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मदद खुद की करता है। बाकी सर और कोई ज़बरदस्ती हम लोग किसी भी वर्ड को हम लोग अपने तरीके से नहीं रख सकते, इसी का फिर फॉर्म रख देना होता है। जब इसी का फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो सर वो फॉर्म हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझना, मैंने लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक। अब समझना यहाँ पे वर्ब हमारा कौन सा है, इंट्रोड्यूस्ड है। सब्जेक्ट इसका कौन बना है, ही बना हुआ है, और ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। सर ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट भी अवेलेबल है एंड ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। यहाँ तक हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉजिक हमें ये कहता है छोटा सा कि अगर इस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैं एकदम सेम सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द ग्रुप। अब सर देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द ग्रुप, ये क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, ये डिटरमाइनर और ये इसका नाउन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सर ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट तो लगा हुआ है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेपोजिशन का, क्योंकि सर प्रेपोजिशन के बाद इसका खुद का ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हो गया। सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो सर इस जगह पे सर आपको रेफ्लेक्स का फॉर्म आएगा। क्योंकि रेफ्लेक्स का फॉर्म इसलिए आएगा सर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ज़बरदस्ती अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो, तो सर हमारे पास एकमात्र फॉर्म बचता है कि इसी का ऑब्जेक्ट लगा दो। इसलिए सर यहाँ पे जो फॉर्म है वो रेफ्लेक्स को जाता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने में, आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। सर देखो, टोल्ड हमारा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट हो दैट कंजंक्शन है, दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। सर ध्यान से देखोगे तो सर पार्टी क्या है, प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी मच एडवर्ब के सेक्शन को एडवर्ब के सेक्शन में आता है, ये वर्ब हो गया, और इसका सब्जेक्ट कौन है, वी है। एंजॉय कर कौन रहा है, सर इसका ऑब्जेक्ट इसके बगल में अवेलेबल नहीं है। अब सर ऑब्जेक्ट अगर इसके बगल में नहीं है तो सर इसके बाद जो फॉर्म आएगा ना वो हमारा रेफ्लेक्स हो जाएगा। इसलिए सर इस जगह पे हमारा आवर सेल्व्स का फॉर्म आएगा। सर ये मत करना कि इस वर्ब को रट लेना, इसमें और वर्ब होते हैं, मैंने जैसे रिजाइन हो गया, टेक केयर हो गया, इसमें बहुत सारे वर्ब होते हैं, कुछ और होंगे 6-7 और के आसपास और होंगे, प्रोस्टेटेड होता है ये चीज़। ये मत कर लेना कि ये सारा रट के और इसके बगल में ज़बरदस्ती अपने आप को जो है ना वो इसका रिफ्लेक्स रख देना, ऐसा गलती दोबारा कभी मत करना। सर ये फॉर्म है, इसके बगल में अगर इसका खुद का ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तब सर इसका फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। और सर आपको एक छोटा सा चीज़ पता है, ऑब्जेक्ट का भी अपना लिखने का 2-3 तरीका होता है, मैं आगे की क्लास में इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोनाउन का ये था हमारे पास एक छोटा सा जो क्वेश्चन हम लोग के बचे हुए थे। अब आप लोग का अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं उसको भी आपके सामने लेके रखूँगा। अगर कुछ भी डाउट अगर बनती है तब एक छोटा सा लॉजिक और समझना यहाँ से, जब हम लोग एक मिसकंसेप्शन भी हम लोग के पास प्रोनाउन का कि जो हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, मैं उसको टॉपिक इनिशिएट करूँगा उस चीज़ को। एक होता है हमारे पास रिलेटिव और एक है इंट्रोगेटिव। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि रिलेटिव में हमें ये बताया गया है कि हु, विच एंड दैट, और इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि जितने भी WH वर्ड्स हैं, आई मीन कि जो WH फैमिली है वो सारे इंट्रोगेटिव। सर जितना इंट्रोगेटिव का फॉर्म होता है ना वो सारा का सारा रिलेटिव का फॉर्म होता है, और इवन कि एक ज़्यादा दैट। हमें ये बताया नहीं जाता है कि ये जितना रिलेटिव का फॉर्म है वो सारा का सारा इंट्रोगेटिव का फॉर्म होगा, और जितना इंट्रोगेटिव का फॉर्म हो सारा का सारा रिलेटिव का फॉर्म होगा, ये दैट को छोड़ के। दैट जो है वो सिर्फ रिलेटिव में आते हैं, बाकी इंट्रोगेटिव में जितना WH का वर्ड है ना वो सारा का सारा रिलेटिव में यूज होता है। बस हमें पता नहीं, इनिशिएट नहीं कराया गया, उसका अपना स्ट्रक्चर नहीं हमें समझाया गया। तो इन दोनों को मैं आपके सामने में लेके आऊँगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलो तब तक के लिए मैं प्रोनाउन टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी अगर आप लोग का अगर कोई डाउट बनता है, बहुत सारे लोगों ने डाउट को लेके बोला था, तो सर आपके जो भी डाउट्स हैं ना, जैसा भी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने में लेके आऊँगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।